हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अभी हमने पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी सारे अनुच्छेद थे वो हमने अच्छे से देख लिए, किसमें क्या कहा गया है सारे डिटेल में देख लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मेंस में क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं या किस तरह से आए भी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान लिखिए। ये क्वेश्चन आ भी चुका है मेंस में और आगे भी आ सकता है। ये यहां से ये लॉन्ग आंसर बन सकते हैं। 3 नंबर में यदि आपसे इस तरह से पूछा जाए तो आपको 3 प्रावधान लिख देना तो हो जाएगा आपका काम। वैसे यहां से 50 शब्द या 200 शब्द में ज्यादातर बनने की संभावना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से एक ये क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग। एक दूसरा ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां लिखिए, यानी शक्तियों में हो सकता है किसी स्पेशली किसी शक्ति के बारे में 50 शब्द से आपसे किसी के बारे में पूछ लिया जाए तो वो भी हो सकता है। 50 शब्द में पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां सब समझाइए, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता क्या है। तो जहां अनुच्छेदों में जो बातें थी या जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो हम अनुच्छेद जब पढ़ रहे थे हमने वहीं उन्हें 50 शब्द के हिसाब से, यदि 200 शब्द की जरूरत थी तो 200 शब्द के हिसाब से हमने देख लिया है। ठीक है, तो यहां हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि हमने ज्यादातर चीजें पहले देख ही ली हैं। तो अभी हम दोनों क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह से रहेगा और जिसमें जो समझाने वाली बात होगी, जो अभी तक नहीं समझाई होगी वो मैं समझाई दूंगी। तो ये 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से आप ये दोनों क्वेश्चन मेंस के लिए तैयार करके रखना। ठीक है, और अब हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं वो देखते हैं। चलिए, पहला जो हम आंसर लिख रहे हैं वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान क्या है संविधान में, ये हमें बताना है। पहला हम देख सकते हैं नियुक्ति का तरीका। नियुक्ति किस प्रकार होती है वैसे तो हम देख चुके हैं, लेकिन यहां भी मैं आपको समझा देती हूं नियुक्ति का तरीका। इस आंसर को हम 200 शब्द के हिसाब से तैयार करेंगे। यदि 50 शब्द में आता है तो आप 50 शब्द के हिसाब से इसको शॉर्ट कर लेना। नियुक्ति का तरीका हम पहले समझ ही चुके हैं कि नियुक्ति के तरीके में क्या था। तो हमने देखा था कि कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो इस पॉइंट में तो हम इतना ही लिखेंगे कि कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यानी इसमें कॉलेजियम क्या था वो हम देख चुके। एक प्रकार की समिति थी जिसके अध्यक्ष या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते थे या यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होता था। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता वाली एक समिति होती थी, है ना, और उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। एक कॉलेजियम में सरकार से या कार्यपालिका से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं होते, न्यायाधीश वगैरह ही उसके सदस्य होते हैं। वो हम पहले समझ चुके हैं कि कॉलेजियम क्या है, तो आप पिछले वीडियो में ये समझ के आए होंगे, है ना। तो यहाँ इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रही हूं इसकी। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, यानी कार्यपालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये नियुक्ति के तरीके में ये इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता का प्रावधान आ जाएगा कि कार्यकाल की सुरक्षा। किसके कार्यकाल की, जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल की सुरक्षा। क्या सुरक्षा है कि ये 6 वर्ष या 65 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो होती है तब तक अपना पद धारण करते हैं। यानी भले ही इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था पर ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपने पद पर नहीं रहते हैं
और उन्हें यदि हटाया भी जाता है इससे पहले तो उसके लिए एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें हम यही लिखेंगे कि न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में यदि हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, अगला यही देख सकते हैं कि हटाने की जटिल प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया जब हमने अनुच्छेद 124(4) पढ़ा था तब हम देख चुके हैं कि किस तरह की प्रक्रिया होती है, इसलिए यहां हम पूरी प्रक्रिया नहीं समझ रहे हैं, हमें 200 शब्द के हिसाब से अपना आंसर पूरा करना है। तो हम यहां कितना लिख सकते हैं, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 124(4) के तहत, है ना, ये जोड़ लेना, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद हटा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है कब, जब संसद विशेष बहुमत से ऐसा हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे। और हटाया किन आधारों पर जाता है, तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। अच्छे से ये पूरी प्रक्रिया आपको 124(4) में आपको बता चुकी हूं, तो यहां सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि 200 शब्द में हमें पूरा आंसर खत्म करना है। यदि एक पॉइंट से ही हम 100 शब्द भर दें तो उससे हमारे आंसर में फिर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कैसे कवर होंगे, फिर हमारा आंसर ही इफेक्टिव नहीं बनेगा, है ना। तो यही कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट को हमने संक्षिप्त में लिखा है। इसे हटाने की पूरी प्रक्रिया यदि सिर्फ 50 शब्द में लिखने आ जाए आपको, तो आप ये प्रक्रिया 124(4) में जाके देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा यही था। आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको अनुच्छेद पहले करवा दिए थे ताकि जब मैं ये शक्तियां समझाऊं और यहाँ मैं आपको शॉर्ट में लिखना क्या है बस वो बताती जाऊं। अच्छा, इसका नोट्स तैयार करते चलना हर पॉइंट का, है ना, क्योंकि इसके लिए जब मैं यहाँ लिख रही हूँ तो उस चीज के लिए वही चीज मैं आपको रिपीट करके नोट्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। तो ये नोट्स आप यही तैयार करते चलिए। और इसीलिए मैंने सारे अनुच्छेद, मुझे पता था कि उसमें वीडियो ज्यादा बन जाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए सारे अनुच्छेद करवाए हैं ताकि आपका पूरा बेस पहले से क्लियर हो। तो इसलिए हम यहाँ संक्षिप्त में जो भी लिख रहे हैं आपको क्लियर, मतलब एक क्लियर इमेज बनती जाए कि हाँ ये क्या क्या कह रहे हैं। चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या है, व्यय संचित निधि पर भारित। तो इससे पिछले वाली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने अनुच्छेद 146 देखा था और उसमें हमने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी प्रशासनिक व्यय होते हैं, चाहे उनके वेतन हो चाहे अन्य प्रकार के जो भी व्यय हो, वो सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, बोला था ना। लेकिन अब आप बोलोगे कि ठीक है ये तो बताया था, लेकिन इस स्वतंत्रता का या निष्पक्षता का प्रावधान कैसे हुआ। तो देखो ऐसे हुआ कि होता क्या है कि भारत की संचित निधि से यदि हमें कोई किसी भी उसमें व्यय करना है तो केंद्र सरकार क्या करती है, बजट लाती है, संसद बजट को पास करती है। उस बजट में क्या होता है, आती है, बहस होती है, चर्चा होती है, फिर उन पर मतदान होता है और मतदान में जितना जितना पास होता है उतना सरकार को मिल जाता है। विपक्ष उन पर कटौती प्रस्ताव भी लाता है ना। तो यदि ये, वैसे तो ये कटौती प्रस्ताव कोई पास नहीं होते क्योंकि सरकार बहुमत में होती है, लेकिन विपक्ष कटौती प्रस्ताव भी ला सकता है। उनमें मतदान होता है कि ठीक है इतना इतना इसके लिए पारित हो गया, ठीक है, बाद में भी जरूरत पड़ती है तो हम लेखानुदान वगैरह के माध्यम से हम और पारित करवा लेते हैं। लेकिन यहां इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता संबंधी प्रावधानों में ये कैसे आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि जब इसके जो व्यय भारित होंगे, चाहे किसी के व्यय, यदि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सीएजी हो, उनके वेतन वगैरह यदि संचित निधि पर भारित होते हैं तो अब वहां से
सरकार बजट के रूप में इन्हें भी पारित करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट के व्यय को भी, लेकिन उस व्यय पर चर्चा तो हो सकती है, संसद में चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। मतलब वो आते हैं, पेश होते हैं और सीधे पास मान लिए जाते हैं। अब जब उन पर मतदान ही नहीं हो सकता तो उनमें कटौती वटौती करने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता, है ना। तो इसलिए ये इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता संबंधी प्रावधान है कि भाई जो भी व्यय संसद निर्धारित कर चुकी है विधि द्वारा उनके वेतन वगैरह के लिए, उनमें वो सीधे आएंगे बजट में, उनका बजट में प्रावधान रहेगा, आएगा, उन पर चर्चा करना चाहे तो चर्चा भले हो जाए, लेकिन मतदान नहीं हो सकता, और मतदान नहीं होगा तो कोई कटौती वटौती का भी सवाल नहीं उठता, है ना। तो इसलिए इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता संबंधी प्रावधान हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता, लेकिन मतदान नहीं होता। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं। मतलब चाहे तो संसद हो या चाहे कोई राज्य विधानमंडल हो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, सेम शक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी है, लेकिन हम चूंकि यहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि संसद या राज्य विधानमंडल में सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के सिवाय उनके आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि भाई जैसे संसद में उनको हटाने की बात चल रही है, तब तो वो बात करेंगे ही ना कि साबित कदाचार या असमर्थता के दोषी हैं, है ना। तो तब के सिवाय और किसी भी बात में आप न्यायालय की कार्रवाई की भी बात नहीं कर सकते, न्यायाधीशों की आचरण की भी चर्चा नहीं कर सकते, ये संसद में नहीं की जा सकती और ना ही किसी राज्य विधानमंडल में। वैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में जनरली राज्य विधानमंडल में तो कोई बात की ही नहीं जाएगी, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उनका, तो संसद तो उनको हटा रही है ना, लेकिन यहाँ तो इनका कोई काम ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई राज्य विधानमंडल में भी या संसद के जो सत्र वगैरह आयोजित हो रहे हैं, वहां आप किसी न्यायालय की कार्रवाई या न्यायाधीश के आचरण वगैरह की चर्चा आप सत्र में बैठ के नहीं कर सकते। तो ये उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के लिए प्रावधान हो गया, है ना। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। यदि पॉइंट ज्यादा हो जाए, शब्द सीमा 200 से ज्यादा हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर देना, कुछ को आप बता देना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और कुछ को नीचे लिख देना कि इनके अलावा ये भी इनके स्वतंत्रता और निष्पक्षता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, लेकिन मेंशन ज्यादा से ज्यादा कर देना ताकि उसको पता रहे कि हाँ सामने वाले को ज्यादा चीजें पता थी। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। ठीक है, तो ये तो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रावधान हो ही गया कि आप यदि उसकी अवमानना करते हो, अवमानना क्या थी वो हम देख चुके हैं। तो यदि आप उसकी अवमानना करते हो तो वो क्या कर सकता है, आपको उसके लिए दंड दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है, ये हम देख चुके हैं, है ना।
यहां हम यदि लिखना चाहें, इसे डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ये आप पूरा कर लीजिए इसको, है ना। तो यही कहा जा सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे शब्द सीमा मैं कम से कम करने की कोशिश कर रही हूं ताकि 200 शब्द में हमारे सारे पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएं। या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय है और इसके तहत उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अपना स्टाफ नियुक्त करने की शक्ति। तो भाई अनुच्छेद 146 में हमने ये भी देखा था, जब इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 146 देखा था तो हमने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है कि वो अपने अधिकारियों की, अपने यहाँ जो सेवक हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है ना। तो अनुच्छेद भी मेंशन कर देना कि अनुच्छेद 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और उनकी सेवा शर्तें भी निर्धारित करता है। अगला है न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं। ये क्या है भाई, हमने देखा था ना, तो पिछले अनुच्छेद जब हमने देखे उसमें हम देख ही चुके हैं कि जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि तो कर सकती है लेकिन कटौती नहीं कर सकती, है ना, वृद्धि कर सकती है। इतना ही लिख देना, चाहे तो आगे लिख देना, लेकिन कटौती नहीं कर सकती। तो संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है लेकिन कटौती नहीं कर सकती। ये आपका ये 8वां पॉइंट हो गया। वैसे मेरे हिसाब से तो काफी पॉइंट हो गए हैं, 200 शब्द आपके आराम से हो जाएंगे, है ना। यदि 50 शब्द में आए तो आप इन हेडिंग आपकी जो है उनको ही पॉइंट बना के आप लिख देना कि भाई पहला आप लिख देना नियुक्ति का तरीका, जो हमने हेडिंग बनाई थी उसको लिख देना कि इसे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा हमने देखा था कि उनकी सेवा जो कार्यकाल की सुरक्षा होती है, तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, यानी उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा होती है ना। तो इस हेडिंग के जो पॉइंट है वो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं यदि आपसे 50 शब्द में पूछा है तो, है ना। तो हेडिंग ही सिर्फ मत डाल के आ जाना, ठीक है। चलिए अब ये हमारा ये हो गया है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, या तो शायद इस तरह से पूछा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान बताइए, या न्यायाधीशों का पूछा था, है ना, या फिर शायद सुप्रीम कोर्ट का पूछा हो। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का आपका। तो किसी भी पुराने पेपर में आप देख लेना, वहां आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर हमारा 200 शब्द में कंप्लीट हो गया। 50 में कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट 4-5 पॉइंट लिख देना, उन्हें एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या है, वैसे तो हम अनुच्छेद सब देख चुके हैं, हमें आराम से सब समझ में आ जाएगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं ना। ये है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। शक्तियां क्या क्या हैं, तो रिट जारी करने की शक्ति पहली है, अनुच्छेद 32(2) के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट जो अब जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो हमने अनुच्छेद 32(2) पूरा डिटेल में देखा है, तो आप वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमें ये पूरा यदि 200 शब्द में आ जाएगा तो हमें 200 शब्द में इसे संक्षिप्त करके लिखना है, तो हम पूरा पूरा नहीं लिख पाएंगे हर पॉइंट को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को
अनुच्छेद 32(2) के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। दूसरी शक्ति क्या है हमारी सुप्रीम कोर्ट की? दूसरी है अभिलेख न्यायालय एवं अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा और वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है ना। तो यहां भी हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, कि हमने ये भी देख लिया है अभिलेख न्यायालय किस प्रकार से होता है और अवमानना के लिए दंड किस प्रकार से दी जाती है, वो भी हम देख चुके हैं। यदि हमें शब्द सीमा बढ़ानी होगी यहाँ पे, या 200 शब्द में नहीं आता, ये अकेला स्पेशली पूछ लिया कि अभिलेख न्यायालय क्या है समझाइए, या ये कि अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की, इसे समझाइए, तो हम उसे पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे। किस तरह से करेंगे ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तीसरी शक्ति क्या है सुप्रीम कोर्ट की? आरंभिक अधिकारता, है ना, ये शक्ति है। तो 3 प्रकार के मामले अनुच्छेद 131 के तहत हमने देखे थे। 3 प्रकार के ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है या सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है ना। तो यहां हम क्या लिख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता, तो इसमें हम लिख देंगे अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मामले उसकी आरंभिक अधिकारता में आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है या केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, वो मामले कौन से होंगे? यदि हमारे 200 शब्द में इन्हें एडजस्ट करने की वो है तो हम वो 3 प्रकार के मामले भी लिख देंगे, है ना। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां। तो हो सकता है 50 शब्द में आपसे अकेला पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां क्या हैं, तो इन्हें हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, सिविल मामलों में जो अपीलीय शक्तियां होती हैं, सिविल मामलों में अपीलीय शक्ति, ये अनुच्छेद कौन सा था? 133। हम वैसे इसको देख ही चुके हैं। तो ये हमने पहला के किस में बांटा है? सिविल मामलों में अपीलीय शक्ति। दूसरा है आपराधिक मामलों या दांडिक मामलों में अपीलीय शक्ति। ये हमने अनुच्छेद 134 में देखा था। और तीसरा हम देखेंगे कि अपील के लिए विशेष इजाजत। ये सुप्रीम कोर्ट खुद दे रहा था। तीसरा हमने क्या लिखा है कि अपील के लिए विशेष इजाजत, तो अनुच्छेद 136 ये सुप्रीम कोर्ट खुद दे रहा है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि यदि आपको सिर्फ इतना आ गया है 50 शब्द में, वैसे तो यदि आएगा तो ये 200 शब्द में पूरा ही आपसे पूछेगा, लेकिन मान लो कि ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां बताई, तो अपन अब क्या लिख सकते हैं कि इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिविल मामलों में अपीलीय शक्ति अनुच्छेद 133 के तहत। तो इसमें क्या कर सकता है वो, हमने 2 आधार देखे थे कि दोनों आधार में क्या कर सकता है, वो प्रमाण पत्र लेके और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अनुच्छेद 133 में हमने इसे डिटेल में देखा है, इसको वहां देख लेना। तो इस तरह से कंप्रेंस करना कि आपके पूरे 50 शब्द पूरे हो जाएं। यदि 200 शब्द में सिर्फ ये आ जाता है तो तीनों को हमने इतनी वर्ड लिमिट में भी देखा है कि आपके तीनों में 200 शब्द भी हो जाएंगे, है ना। तो यदि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां आ गया तो फिर दांडिक मामले में हमने अभी 2 प्रकार के मामले देखे थे जिसमें बिना प्रमाण पत्र के जा सकता था, और तीसरा हमने कहा था कि प्रमाण पत्र लेके भी जा सकता है। तो 134 भी हमने इतनी डिटेल में देखा है। तीसरा है अनुच्छेद अपील के लिए विशेष इजाजत। तो हम क्या इसमें क्या लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने यहां किसी मामले की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है।
तो ये हमारा यदि 50 शब्द में आया तो आप कंप्रेस करके उसमें तो ज्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं, 50 शब्द आपके 8-10 लाइन में ही हो जाएंगे, तो वहां तो आपको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। और यदि ये 200 शब्द में भी आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां बताइए, तब भी इसे आप 3 भागों में तोड़ के अनुच्छेद 133 वाला वीडियो देख लीजिए और 134 वाला वीडियो में हमने इतनी भी शब्द सीमा उसमें बताई है कि आपको 200 शब्द भी आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 भागों में बांट के, आप इस तरह इसको लिख लीजिए। यदि इसे 200 शब्द में लिखना है, इसे पूरे आंसर को 200 शब्द में लिखना है, तब आप सिर्फ इतना लिखिए कि इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सिविल मामलों में अपीलीय शक्ति अनुच्छेद 133 के तहत, दांडिक मामलों में अपीलीय शक्ति अनुच्छेद 134 और अपील के लिए विशेष इजाजत, सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136। यहां सिर्फ इतना ही लिखिए, है ना। अब आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो 137 के तहत तो ये अपने स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, और प्लस 13 और 32 के तहत क्या कर सकता है, ये अन्य जो विधायी प्रक्रिया होगी या विधायी अधिनियम होंगे और जो कार्यकारी आदेश होंगे उनकी भी समीक्षा कर सकता है। तो ये आप इतना एक्सप्लेन कर देना वहां पे। फिर है राष्ट्रपति, अगली शक्ति है राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति। ये अनुच्छेद 143 के तहत है, अपन लिख सकते हैं अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को यदि लगता है कि विधि या तथ्य का कोई मामला उपस्थित है या उपस्थित होने की संभावना है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए, तो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। इतना इसमें लिखेंगे। अब आते हैं अन्य शक्तियां। ठीक है, तो इतना 200 शब्द में आप समझ गए होंगे किसमें क्या लिखना है, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इस तरह का स्नैपशॉट आप बना लीजिए, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अनुच्छेद यदि आपने पढ़ लिए तो आपके ऑटोमेटिक आंसर तैयार हो जाएंगे। और जो अनुच्छेदों की यहाँ शक्तियों में बात कही गई है वो अनुच्छेद आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें एक बार आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो शक्तियों में आता है तो हो सकता है वो 50 शब्द में भी पूछ ले आपसे या आपसे 3 नंबर में भी पूछ ले। ठीक है, वैसे ज्यादा कुछ खास इसके अनुच्छेदों में मेंस वालों के लिए है नहीं, लेकिन यदि आपको बेस क्लियर करना है तो आपको पूरे अनुच्छेद अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो 200 शब्द में आप अपना आंसर आराम से इस तरह से फ्रेम कर सकते हो। अन्य शक्तियों में क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। अब मैं इसको यहां से हटा रही हूं, आप ये सिनॉप्सिस बना लीजिए और मैं इसको यहां से हटा रही हूं। हम अब अन्य शक्तियां, इनके अलावा और क्या शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां क्या है, तो अन्य शक्तियों में आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि यह यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, तो पहला अन्य शक्तियों में पहला क्या आ जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के यदि निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या है कि यह यानी सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति के कहने पर यदि राष्ट्रपति ऐसा बोलता है, कहने पर जांच करवाता है। भाई जिन आधारों पर उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उन्हें हटाया वो उसके दोषी हैं या नहीं है, ये यदि राष्ट्रपति ऐसा अनुरोध करता है तो वो जांच करवाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एक समिति गठित कर देता है, वो जांच करती है ना, तो जांच करवाता है।
तो 2 पॉइंट ये हो गए कि पहली अन्य शक्ति में हो गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उनमें यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करेगा। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें राष्ट्रपति के कहने पर क्या करता है, जिस आधार पर उन्हें हटाया जा रहा है वो उसके दोषी हैं या नहीं है, इसके लिए जांच करवाता है, जांच के लिए समिति गठित करता है। तीसरा आप कह सकते हो कि ये संविधान का इकलौता व्याख्याता है। ठीक है, आगे भी आप लिख सकते हो, और भी शक्तियां हैं ऐसी कि किसी हाईकोर्ट, ये हम पढ़ ही चुके थे अनुच्छेद जब हम पढ़ रहे थे, कि किसी हाईकोर्ट में यदि कोई केस लंबित है तो उसको अपने पास मंगवा सकता है। लंबित है तो उसे अपने पास मंगवा सकता है। इसी में एक और चीज भी कही गई थी कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में मामला ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसा ये या तो स्वप्रेरणा से भी कर सकता है या फिर भारत का महान्यायवादी जो होता है, या भारत का महान्यायवादी यदि जो होता है उसको यदि ऐसा समाधान हो जाता है कि कोई मामला ऐसा है जिसे एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की जरूरत है किसी भी कारणवश, तो वो ऐसा अनुरोध करेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो वो किसी हाईकोर्ट से एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में मामला ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो स्वप्रेरणा से भी यदि लगता है तब भी, और महान्यायवादी अनुरोध करता है तब भी। तो यही था, यही इसकी अन्य शक्तियों में 3-4 पॉइंट ये भी जोड़ देना। यदि सारे नहीं आए तो 1-2 तो लिख ही देना। तो 200 शब्द में इस तरह से आप कंप्रेस करने की कोशिश करना, या फिर जो मेन शक्तियां हैं आप वो जरूर लिखना, जो हमने पहले देखी है ना वो सारी मेन है, तो उनको आप जरूर लिखना 200 शब्द में। फिर अन्य में यदि जगह बचती, स्पेस आपका 200 शब्द में रहता है तो आप इनको भी उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज हमारा सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में प्री में से भी आपका जितने भी फैक्ट आपको कवर होने थे, यहां से जितने भी अनुच्छेद, जो बेसिक चीजें पता चलनी थी वो सब पता चल गई हैं। और आपके मेंस में इस तरह के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 नंबर में कोई सा अनुच्छेद वगैरह निकल के आ सकता है, वो अलग बात है ना। तो ये मेंस के हिसाब से भी आपका पूरा हो गया और प्री के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं वीडियो के लिए कुछ टाइम के लिए गैप दे रही हूँ दिवाली के लिए, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो मैं घर जाके आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो वहां से आके हम हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उससे संबंधित अनुच्छेद, और वहां से मेंस के लिए इस तरह के 2 क्वेश्चन वहां से बन के आएंगे कि हाईकोर्ट की शक्तियां और स्वतंत्रता के प्रावधान। तो ये पॉइंट जो अभी हमने लिखे हैं वो ही रिपीट होंगे, बस हम उन्हें हाईकोर्ट के लिए बता देंगे कि हाईकोर्ट के लिए कौन से अनुच्छेद में कहा गया है वो चीज, है ना। तो बस वो चीज है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल है, और यदि आपके लिए तैयारी में आपकी मदद कर रही हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।